मोदी जी ने एक मेक इन इंडिया नाम की एक मुहिम चलाई थी। जब वो सत्ता में आए थे उसके कुछ दिनों बाद उस मुहिम का बहुत प्रचार किया गया। जी हाँ। बहुत उसमें डमरू बजाए गए, बहुत उसका भजन कीर्तन किया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि वो मुहिम पूरी तरीके से 100% नाकाम हो गई। मैं 100% जानबूझ के कह रहा हूं, अगर इसमें मैं कोई अतिशयोक्त बोल रहा हूं तो आप उसमें संशोधन कर दें। क्योंकि भारत की एक्सपोर्ट आमदनी बढ़ नहीं रही है बिल्कुल कतई। अगर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा होता मेक इन इंडिया के कारण, या भारत में ही लोगों ने मार्केट में भारत की बनी हुई चीजें ज्यादा खरीदी होती, चीन की बनी हुई चीजें खरीदना कम कर दिया होता, क्योंकि भारत की चीजें उपलब्ध होती, उनकी क्वालिटी अच्छी होती, तो और भारत में ही बाजार अच्छा होता, तो उसके नाकाम होने से भी हम लोगों के यहाँ बाजार बहुत कमजोर हुआ है। हमारा एफडीआई जीरो हो गया है तकरीबन। हमारा स्टॉक मार्केट भी कमजोर हुआ है, वहां से भी सब विदेश में पैसा जा रहा है। उसके और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक कारण है। अर्थव्यवस्था की कमजोरी भी है उसका एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। तो ये जो हम लोग एक्सपोर्ट के मोर्चे पे पूरी तरह फेल हो गए, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की बजाय हमारी इकोनॉमी दरअसल इंपोर्ट ओरिएंटेड हो गई है। इंपोर्ट हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। क्या ये एक बहुत बड़ा कारण नहीं है कि हम लोग इस मुकाम पर इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हमको लग रहा है हमारे दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं कि शायद हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाए? सही बात आपने कहा, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव है। मतलब बाकी और देशों में क्या हो रहा है, हम उनके साथ compete करके एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर टेक्सटाइल है तो बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट करता है, वियतनाम भी करता है, चीन भी करता है, भारत भी करता है, और देश भी करते हैं, होंडुरास वगैरह भी करते हैं। उसी तरह चाय है तो वो कई देश से चाय एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमें प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी की। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमने डेवलप नहीं की, हमने R&D पे खर्चा नहीं किया। बाकी और जगह पे जैसे चीन में R&D पे बहुत खर्चा किया तो उनकी टेक्नोलॉजी उन्नत हो गई, तो वो सस्ता माल प्रोड्यूस कर देते हैं, तो इससे उनका एक्सपोर्ट तो बेतहाशा बढ़ा। यानी कि पिछले साल जब ट्रंप साहब ने उनके ऊपर जबरदस्त टैरिफ भी लगा दिया, तब भी उनका एक्सपोर्ट बढ़ा, और उनका जो $850 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, जो सरप्लस था, वो $1 ट्रिलियन से ऊपर चला गया। मतलब कि बाकी देशों को नुकसान हुआ लेकिन चीन को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनका बढ़ गया। तो अगर हमारे पास भी टेक्नोलॉजी होती तो हमारी भी परेशानी कम होती, और अगर हमारी जो सोच स्ट्रेटेजिक होती तो हमारे पास कोयला बहुत है, हम कोल गैसिफिकेशन की तरफ जाते ना कि ऑयल की तरफ जाते। कि कोयले से कोल गैसिफिकेशन करके हम जो फर्टिलाइजर भी प्रोड्यूस कर सकते थे, एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते थे। तो ये 1950s में डिस्कशन हुआ था कि कोल गैसिफिकेशन करें या न्यूक्लियर पे जाएं, और उस समय हमने न्यूक्लियर चुना ना कि कोल गैसिफिकेशन। फिर हमारे यहाँ सोलर बहुत हो सकता था, सोलर पे भी हमने रिसर्च नहीं की। हमने जो मतलब जो सोलर पे अभी चीन आ गए, हम क्यों नहीं आ गए? हमारे पास जितना सूरज की किरणें आती हैं उतना तो और कम ही देशों के पास आती हैं। तो सोलर पे हमें रिसर्च करनी चाहिए थी, जिससे कि हम और भी ज्यादा आत्मनिर्भर होते। फिर जैसे कि बायोगैस का जब प्रचलन 60s में बहुत था, तो बायो फर्टिलाइजर बायोगैस की तरफ हमको जब बढ़ना चाहिए था, तो हमने वो रिसर्च नहीं की जिससे कि हम आत्मनिर्भर हो सकते थे। और ये आज भी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो R&D का कल्चर है वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है। हमारे यहाँ फ्यूडलिज्म है, हमारे इंस्टीट्यूशन में ऊपर से ऑर्डर आता है, नीचे लोगों को करना पड़ता है। तो रिसर्च एनवायरनमेंट बिल्ड करने का आपको खुली छूट देनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज में तो आज क्रिटिसिज्म नहीं अलाउड है, तो यूनिवर्सिटीज में अगर क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं होगा तो रिसर्च कैसे होगी? जब तक कि आप जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका क्रिटिक नहीं डेवलप करेंगे, तो एक क्रिटिक डेवलप करना एक आदत बन जानी चाहिए, तो रिसर्च एनवायरनमेंट डेवलप होगा। तो R&D में एक तो खर्चा आपको करना है, और दूसरा एक रिसर्च एनवायरनमेंट बिल्ड करना है देश में, जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम आगे बढ़ें। उसके लिए स्कूल एजुकेशन भी जरूरी है। स्कूल एजुकेशन सही नहीं होगी, कॉलेज एजुकेशन सही नहीं होगी, तो एकदम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी सही नहीं हो पाएगा। तो हमें एजुकेशन पे ध्यान देना, हमें R&D पे ध्यान देना, और रिसर्च एनवायरनमेंट बिल्ड करना, ये तीनों चीजें जब होंगी तभी हम एक्सपोर्ट में कामयाब होंगे। नहीं तो हम सिर्फ ये कहते रहे कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दें, पर दूसरे लोग और सस्ता सामान दे देंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगा? तो इसलिए मेरा मानना है कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मसला है, जिसको कि हमें ध्यान देना चाहिए आज से। तो अभी की जो समस्या है उसकी तरफ ध्यान दें, फिर मीडियम रन में हम शिक्षा पे ध्यान दें, और लॉन्ग टर्म में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो करें, जिससे कि हमारे जो आगे आने वाले समय है उसमें हम कोप कर पाएं। तो अभी तो तुरंत हमें LRS का करना चाहिए, गोल्ड का करना चाहिए, हमें जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो रिफाइंड प्रोडक्ट उनका करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का करना चाहिए, जहां जहां इनएसेंशियल इस्तेमाल है उसको कम करें,
फाइव स्टार कल्चर को कम करें, सरकार का वेस्ट कम करें, कॉर्पोरेट सेक्टर का वेस्ट करें, ये तो हम तुरंत कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ऑयल की भी बचत होगी, फॉरेन एक्सचेंज की भी बचत होगी। तो मुझे तो लगता है कि ये सब तो सरकार करने के मूड में नहीं है, क्योंकि जो सुझाव आप दे रहे हैं ये सब प्रस्ताव तो उनके सामने होंगे ही मोटे तौर पर, लेकिन उन्होंने इन प्रस्तावों को अभी तक मेरे ख्याल से पहले से ही खारिज कर दिया है। वो ये सब करने के चक्कर में नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये सब जो घोषणाएं की हैं, ये सब जो सलाह दी है जनता को, इसका फायदा उठाकर इससे वो एक माहौल बनाना चाहते हैं ताकि वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दाम उनके बढ़ा सकें, और तेल कंपनियों का जो मुनाफा, हरदीप पुरी ने कहा है कि 1000 करोड़ रुपए रोज का उन्हें नुकसान हो रहा है, तो उस मुनाफे को, उस नुकसान को वो कम कर सकें। ये भी कहा गया है कि जो एक क्वार्टर में यानी एक चौथाई में ही इतना नुकसान हो गया है, इससे पिछले साल के पूरे फायदे जो हैं वो समाप्त हो गए हैं। इस प्रकार की बातें कही गई हैं। तो सरकार वो करने के मूड में ज्यादा लग रही है। लेकिन जो आपने बात कही है, आपने तो ये बात कही है कि अल्पकालीन में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और मझोले अवधि में क्या कदम उठाने चाहिए, और दीर्घकालीन अगले 15-20 साल के लिए क्या ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, ये तो करना ही चाहिए जो आप वो कह रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं कि सरकार इस प्रकार के मानस की है, इस प्रकार का सोच उसका है कि वो ये सब करना चाहती, वरना अभी तक उसके लिए ब्लूप्रिंट बनाने में दिक्कत क्या थी? उनके पास एक्सपर्ट्स भी हैं, सब है, वो अभी तक ब्लूप्रिंट बना चुके होते। देखिए, उनकी एक तो समझ भी ये रही है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे करेंगे, हम बड़े-बड़े सेक्टर को आगे करेंगे और असंगठित को संगठित कर देंगे। ये बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि सही नहीं है। ये नीति जो उन्होंने अपनाई है, जिससे कि बेरोज़गारी भी बढ़ी है देश में, यूथ की परेशानी बढ़ी है, महिलाओं की परेशानी बढ़ी है क्योंकि उसमें बेरोज़गारी है। तो आपको तो लॉन्ग टर्म में ये सब देना पड़ेगा। और अभी क्या है कि इतना ज़बरदस्त क्राइसिस सामने आ रहा है, अगर आपने सिर्फ जो आपका जो क्रूड है, वो सिर्फ जितना पहले आता था उसका 45% ही उपलब्ध है, तो यानी कि अगले 1-2 महीने में ज़बरदस्त असर पड़ जाएगा और आपका जो उत्पादन गिरेगा, और उससे फिर एक तरफ हाहाकार होगा क्योंकि एक तरफ दाम बढ़ेंगे, दूसरी तरफ बेरोज़गारी बढ़ेगी। और इसमें साथ में आप जोड़ दीजिए कि अभी जो कृषि में परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि जो आपका जो फर्टिलाइज़र महँगा हो गया, उसमें ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, फर्टिलाइज़र की उपलब्धि कम हो गई है, और फर्टिलाइज़र की उपलब्धि कम होने के साथ-साथ अब जो एल नीनो का खतरा है। और इस साल सिर्फ एल नीनो ही नहीं है, सुपर एल नीनो की बात चल रही है कि जुलाई के बाद भयंकर गर्मी हो जाएगी। तो अगर वो हुआ तो आपका फूड प्रोडक्शन जो कम होगा, उससे आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो कई तरह के चैलेंजेस अगले 2-3 महीने में ही आने वाले हैं, है ना? ये लॉन्ग टर्म तो मतलब बाद की बात है। ये जो चैलेंजेस हैं, उससे डील करने के लिए आपको सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। एक तरह से जैसे मैंने कहा था उस समय कि ये युद्ध है, तो युद्ध के को डील करने के लिए कमर कसनी पड़ेगी। तो ये कमर कसने के पेट्रोल और डीजल की राशनिंग भी होगी, अगर उस ऊर्जा की राशनिंग भी करेगी सरकार, इस हद तक चली जाएगी। हो भी सकता है कि अगर मतलब जो है क्रूड के आपके रिजर्व एकदम से खत्म होते चले जाएं और आपको सिर्फ 40-45% ही आपको मिल रहा है, तो फिर जो राशनिंग भी करनी पड़ सकती है, और इसका असर ये होगा उत्पादन में कमी आएगी, क्योंकि एनर्जी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको एनर्जी के लिए एनर्जी चाहिए। अगर आप कहीं जो आप जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए गैस ही चाहिए, वो आप फिर कोयले को जला के नहीं कर सकते हैं, है ना? या अगर आपको कहीं जो मतलब घर में आपको जो चाहिए, तो घर में तो आप चलिए चूल्हे में कोयला कर सकते हैं, लकड़ी कर सकते हैं, लेकिन उत्पादन में आप सडनली नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर जो गैस पे आधारित है, या जो आपके जो डीजल पे आधारित है। तो आप जो ट्रकों को कोयले से नहीं चला सकते हैं, है ना? तो इसलिए मेरा मानना है कि अगले 2-3-4 महीने में अगर ये जो स्थिति बिगड़ती चली जाएगी, तो एक बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को, नहीं तो एकदम अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। तो इसलिए बाध्य होंगे। अभी तो वो सिर्फ बात कर रहे हैं, जिससे कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से फिर खपत कम हो जाएगी, खपत होने से जो शॉर्टेज है वो थोड़ी कम हो जाएगी, पर उससे जो प्राइस राइज होगा, उससे जो जनता में असंतोष बढ़ेगा, और उसका भी तो खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि मतलब उनको तो तुरंत ये कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे कि आगे आने वाले 2-3-4 महीनों में स्थिति और ज्यादा न बिगड़ जाए। इसका मतलब है कि 75 दिन बाद जागी ये सरकार, वो भी अभी ठीक से जागी नहीं है। उसके जी पास हाँ। वो सब कदम उठाने का कोई योजना नहीं दिखाई पड़ रही जिनका आप सुझाव दे रहे हैं। और अच्छा, दूसरी एक बात आपने कही जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग अपनी बहस के इस आखिरी दौर में हैं, उस पर चर्चा करना जरूरी है। वो ये है कि जब आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे, या आगे जाके
1-2 महीने में ज़रूरत पड़ी तो उसकी राशनिंग भी हो सकती है। ऊर्जा के, यहाँ तक कि खाद की राशनिंग भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने तो किसानों से भी कहा है कि आप खाद का जी इस्तेमाल हाँ, कम करें। किसान कोई खाद का इस्तेमाल शौकिया तो करते नहीं है, वो सोना खरीदने वाली बात तो है नहीं वहाँ पे, कि जी हाँ, सोना आप शौकिया खरीद रहे हैं या अपना जी बचत हाँ, करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि रुपए की कीमत गिर रही है। तो ये जो पूरी स्थिति है, ये स्थिति तो एक तरह से राजनीतिक मोर्चे पर भी सरकार के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगी। इससे सरकार जी को हाँ, फ़ायदा तो हो ही नहीं सकता है। जी हाँ। जो भी होगा नुकसान होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, कैसा होगा, ये तो भविष्य बताएगा। तो ऐसे में सरकार ने क्या सोचा होगा? आपको क्या लगता है? क्या करेंगे मतलब जो है? क्यों नहीं, कुछ ना कुछ तो देखिए, ठीक है, अभी ये चुनाव जीत गए, लेकिन अगले साल पंजाब में भी चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है। उस उत्तर प्रदेश में जहाँ आप लोकसभा का चुनाव हार गए थे, उसके तुरंत बाद फिर आप देखिए लोकसभा चुनाव की दुंदुभी बज जाएगी। जैसे 2028 आएगा, वैसे ही सब लोग लोकसभा चुनाव की ही सारी पेशबंदी होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि जी हाँ, साल भर दूर होगा, लेकिन साल भर तो कुछ भी नहीं होता है इतने देश हाँ। चुनाव का। तो आपको क्या लगता है, क्या सोच रहे होंगे? मुझे लगता है कि इन लोगों को लगता है कि जैसे चल रहा है वैसे ही हम चला लेंगे। मुझे अच्छा। लगता है कि सोच सही नहीं है। हम्म। सोच पे ये आगे की तरफ ध्यान इतना नहीं दे रहे हैं। तो ये हम्म। बार-बार अपने को शाबाशी देते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा पैंडेमिक के दौरान जब पहला वेव था, उसके बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम तो विश्व गुरु हैं। हमने तो देखो डील कर लिया। और फिर जब डेल्टा वेव आया तो सबसे ज़्यादा लोग भारत में ही मरे, क्योंकि हाँ। इन्होंने, आप देखेंगे महाकुंभ को भी जब रोका नहीं तो वो सुपर स्प्रेडर बन गया। बंगाल के इलेक्शन थे उसको भी नहीं उन्होंने रोका, क्योंकि बंगाल में जीतना चाहते थे, लेकिन वो भी एक सुपर स्प्रेडर बन गया। तो ये गलत फहमी में रहते हैं। गलत जीएसटी इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया जिसका धक्का लगा, डिमोनेटाइजेशन गलत इन्होंने कर दिया जिसका धक्का लगा, पैंडेमिक में इन्होंने गलत वो कर लिया। और अभी भी जो गलती कर रहे हैं कि ये जो कदम उठाने चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, वो नहीं कर रहे हैं। तो उसका भी खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा, उसका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा कि अगर जो स्थिति और बिगड़ती है तो जनता जो और भी नाराज होगी। तो पर ये है कि ठीक है, ये अपना पॉलिटिकली या सोशली हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके ये अपना वो काम चला लेते हैं, पर ये कब तक चलेगा? नहीं, कब तक चलेगा? एक तो होता है कि भाई अभी 4-5 साल हैं, काफ़ी दिन तक खिंच जाएगा, फिर जैसे-जैसे परिस्थिति आएगी, प्रबंधन करते रहेंगे, मैनेज करते रहेंगे परिस्थिति को, हैं? एक तो ये है। लेकिन यहाँ जो आपने जो परिदृश्य पेश किया है, जो आपने नज़ारा पेश किया है, संभावित नज़ारा पेश किया है, उसमें तो आप कह रहे हैं कि ये तो 2-3, 3-4 महीनों में ही बुरी हालत हो जाएगी। जी हाँ, बस टाइम नहीं है। जी इनकी हाँ, गति बहुत तेजी के साथ टिक-टिक करके जो है ना, विनाश की तरफ बढ़ रही है। 3-4 जी हाँ, महीने में ही परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगी और हाहाकार मच जाएगा। आप तो जी ये हाँ, कह रहे हैं? जी जी। हाँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इनकी सोच ही गलत है, हुँ। क्योंकि ये आगे का देखते ही नहीं है। ये सोचते हैं कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, हुँ। पर इनको ये नहीं दिख रहा कि ऑलरेडी हम स्टैग्फ्लेशन में आ गए हैं। हुँ। हमारा उत्पादन जगह-जगह कम हो रहा है, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे गैस का हो, चाहे पेट्रोलियम का हो, चाहे बाकी सिरेमिक्स का हो, सब जगह तो उत्पादन पे असर पड़ रहा है। तो रेट ऑफ ग्रोथ गिर रहा है और इन्फ्लेशन तेज़ है, क्योंकि जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उसमें इन्फ्लेशन में जो ब्लैक मार्केटिंग है वो तो दिखता नहीं है। तो ऑफिशियल आंकड़ों में तो 950 का ही सिलेंडर दिखेगा, जबकि असली में जो 3000, 4000, 5000 का है। तो हमारा जो एक्चुअल में है वो स्टैग्फ्लेशन ऑलरेडी आ चुका है। हुँ। तो स्टैग्फ्लेशन का मतलब है कि रेट ऑफ ग्रोथ कम और इन्फ्लेशन ज़्यादा। और अगर ये स्थिति ऐसी बनी रही तो जहाँ पे उत्पादन सब जगह गिरने लगेगा, क्योंकि क्रूड की शॉर्टेज होगी, तो क्रूड की शॉर्टेज को आप कितना जब बचाएंगे? तो इसलिए फिर रिसेशन आ जाएगा। रिसेशन से निकलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और क्योंकि दुनिया भर के लेवल पे इस समय ये परेशानी बढ़ेगी, तो जो जिन देशों के पास एक्सपोर्ट सरप्लस है वो तो बेनिफिट करेंगे, जो इम्पोर्टर्स हैं उनको नुकसान होगा। हम तो सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं चीन के साथ, तो अमेरिका को फायदा होगा, रूस को फायदा होगा, ब्राजील को फायदा होगा, वो तो एक्सपोर्ट करते हैं, है ना? उन लोगों को फायदा होगा, हमको नुकसान होगा। वेस्ट एशिया में सारा पिट रहा है ना? वहाँ पे तो युद्ध की स्थिति चलते एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है उनका जो ऑयल वगैरह। तो इसलिए दुनिया में डिवाइड हो जाएगा और ये हमें अब ध्यान देना पड़ेगा कि इसका असर हमारे ऊपर बुरा पड़ेगा। तो इसके लिए तैयारी अभी से करनी चाहिए। इसीलिए मैंने जो लेख लिखा था 1 मार्च को, उसमें कहा था लेट अस होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब ये सोचना चाहिए कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन तैयारी तो करें कि भाई अगर ये स्थिति इस तरह से खराब होती है तो हम और क्या करेंगे। पर यहाँ तो तैयारी नहीं होती, यहाँ तो इलेक्शन बाजी में हम लगे रहते हैं। और प्रधानमंत्री जिस तरह से ऑपोजिशन को अटैक करते हैं तो ऑपोजिशन भी साथ नहीं देगा।
तो एक स्टेज पर्सन की तरह उनको एक नेशनल स्पिरिट जो अराउज करते हुए, सबको साथ लेते हुए, तब तो ये इस तरह की नीतियां लागू हो पाएंगी। नहीं तो ये कहेंगे और ऑपोजिशन अटैक करेगा, तो फिर जनता में वो बात फैलेगी नहीं, तो जो चाहेंगे भी है तो वो होगा नहीं। तो अच्छा, दूसरे जो फ्रेजाइल इकोनॉमी, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि नुकसान की कगार पर खड़ी हुई है, उसको कभी भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है कि अभी तक तो भारत को दुनिया की सबसे ज्यादा फ्रेजाइल इकोनॉमीज के रूप में भारत को चिन्हित किया जा चुका होगा। जी हाँ, मुझे तो लगता है इसीलिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वापस जा रहा है, इसीलिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आने की ये भी वजह है कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो वहाँ पे वो पैसा यहाँ से निकाल के वहाँ ले जा रहे हैं। पर जो विदेशी लोग हैं उनको तो दिख ही रहा है, और हमारा स्टॉक मार्केट भी ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि बार बार कभी कुछ होप नजर आती है, फिर लगता है कि फिर चीजें गिरावट पे हैं। तो इसलिए हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको भी ये लग रहा होगा कि ये स्थिति बिगड़ रही है, और वो बिगड़ने से और ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। आप प्रोफेसर साहब, आपने जो नज़ारा पेश किया वो काफ़ी बेचैनियाँ पैदा करने वाला है, और मुझे लगता ये है कि अगर सरकार समय पर नहीं चेती तो देश का प्रत्येक नागरिक के ऊपर संकट की घड़ी आ जाएगी, और गरीब आदमी सबसे ज़्यादा दिक्कत में होगा। जी हाँ, कि जिनकी आमदनियां बहुत हैं, जो देश के 10-11% लोग हैं, उनकी आमदनियां बहुत हैं, वो तो सब झेल जाएंगे। जी हाँ, जो लाखों में कमाते हैं, यानी जो 3 लाख या उससे ऊपर कमाते हैं, मतलब 3% लोग जो है झेल लेंगे। हाँ, उसके बाद जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो जो 7-8% वो बहुत परेशानी में आएगा। बहुत बड़ी और जो परेशानी गरीब होने आदमी वाली, 90% है, वो तो बहुत गरीब मतलब बहुत परेशान बहुत है। बहुत गरीबी जी के हाँ, चक्कर में हो जाएगा। जी हाँ, इसमें तो मुझे लगता है कि जल्दी ही हम लोगों को वो देखना पड़ेगा कि सरकार क्या कदम उठा रही है, और जी हम लोग हाँ, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत धन्यवाद, सुंदर। नमस्ते।